हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम न्यूक्लिक एसिड में डीएनए की सेकेंडरी स्ट्रक्चर को पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम वाटसन एंड क्रिक मॉडल भी कहते हैं। डीएनए अणु में दो अलग अलग पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं परस्पर विपरीत दिशा में बढ़ती हैं और एक सर्वनिष्ठ अक्ष पर दक्षिणावर्ती हेलिक्स के रूप में बली होती हैं, मतलब एक दूसरे पे घुमावदार संरचना हेलिकल के रूप में मुड़ी हुई रहती हैं। और दोनों जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना है वो आपस में इस प्रकार से व्यवस्थित रहती हैं कि ये इनका जो है एक हेलिक्स टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है, हेलिकल स्ट्रक्चर बन जाता है। और ये डाई हेलिकल संरचना को पुष्टि कैसी होती है, इसकी पुष्टि हम जब इसका एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी करते हैं तो इसकी पुष्टि होती है। ये डाई हेलिकल संरचना में पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे से व्यवस्थित क्रम में इस प्रकार से जुड़ी रहती है कि इनके क्षारों के मध्य में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सके, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, जिसके कारण ये व्यवस्थित फॉर्म में बनी रहती है। एक कॉइल में या एक कुंडली में का अगर ग्वानिन प्रेजेंट है नाइट्रोजनस बेस, तो दूसरी कुंडली के साइटोसिन के से ये हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा, मतलब ए जो है ग्वानिन जो है साइटोसिन्स यानी जी जो है वो सी के साथ हमेशा पेयरिंग करेगा विद द हेल्प ऑफ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। इस तरीके से इसी प्रकार अगर एक कुंडली में एडेनिन है तो दूसरे के टी के साथ या थायमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा बंधित होता है। तो यानी आपस में ये दोनों कुंडलियां जो हैं, दोनों कॉइल 2 अलग अलग स्ट्रैंड होते हैं। याद रखिए कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक श्रृंखला जिसके अंदर नाइट्रोजनस बेस है, दूसरी श्रृंखला जिसमें भी नाइट्रोजनस बेस है, आपस में कॉइल या हेलिकल के रूप में आपस में मुड़ी मुड़ी संरचना के रूप में ये व्यवस्थित रहती है। पर आपस में जो जुड़ते हैं उनका जुड़ने का क्रम क्या होता है, जो नाइट्रोजनस बेस इस तरीके से अरेंज होते हैं कि एक जी के सामने अगर सी है तो ए के सामने हमेशा टी होगा या टी के सामने हमेशा ए ही आएगा। और ये आपस में इनका क्रम जो है वो निर्धारित होता है विद द हेल्प ऑफ जीन्स में ये क्रम निर्धारित रहता है। और निर्धारित रहने के साथ साथ ये बात भी सबसे अच्छी बात है कि ये जुड़ी भी रहती हैं आपस में। जी हमेशा सी से जुड़ता है और 8 हमेशा टी से जुड़ता है विद द हेल्प ऑफ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड ए टी से जुड़ता है विद द हेल्प ऑफ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। पहली जोड़ी में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, दूसरी जोड़ी में केवल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ये सबसे ज़्यादा स्थायी व्यवस्था है, क्योंकि चारों क्षारों की किसी अन्य जोड़ी के युग्मन से इतना प्रभावशाली बंधन नहीं होता। यानी अगर हम कहें कि जी के साथ ए आ जाए तो इतना अच्छा बंधन देखने को नहीं मिलेगा। ये देखो विशिष्ट हाइड्रोजन बॉन्ड बता रखा है ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में, और एडेनिन और थायमिन के बीच में। डीएनए जो है हेलिकल संरचना दिखाती है। हेलिक्स के प्रत्येक फेरे की दूरी जो है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। देखो ए और टी और जी और सी का जो ये है कॉम्बिनेशन है, इसके बीच में 34 एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है। और एक फेरे में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ये गोला सा जो दिखाई दे रहा है, एक फेरे में 10 न्यूक्लियोटाइड युग्म होते हैं। और हेलिक्स का व्यास लगभग 20 एंगस्ट्रॉम, और संलग्न क्षार युग्म जो नाइट्रोजनस बेस के बीच की दूरी है वो तो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। देखो एक पूरा कॉइल कप कराएगा, मुड़ा फिर सीधा हुआ फिर मुड़ा, तो ये 34 एंगस्ट्रॉम है। नाइट्रोजनस बेस की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम है, और दोनों हेलिक्स के बीच की दूरी, दोनों स्ट्रैंड के बीच की दूरी कितनी है, 20 एंगस्ट्रॉम। ये एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी से प्रूफ और पता किया गया। डीएनए 2 प्रकार की जीव प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। पहला, ये जीव जंतु तथा पौधों में पुनरावृत्ति या रेप्लिकेशन को नियंत्रित करता है। जैसा पेरेंट है वैसा का वैसा दूसरा संतति को पैदा करने की प्रक्रिया को, चाहे वो पौधे हों चाहे वो जीव जंतु हों, इसको नियंत्रित करता है। दूसरा यह कि आरएनए जो कि प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है, उसको बनाने में टेम्पलेट या फर्मा, जैसे कहते हैं ना एक बेस होता है, उस टेम्पलेट का काम करता है। उसी पर जुड़ कर जो है वो प्रोटीन का सिंथेसिस किया जाता है। तो डीएनए 2 प्रकार के काम करता है। हमारी हेरिडिटरी कैरेक्टर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने के लिए रेप्लिकेशन का काम करता है, साथ में ये टेम्पलेट का काम भी करता है। आरएनए की द्वितीय संरचना में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। पहला, इसमें दो स्ट्रैंड आपस में घूमते जाते हैं, मिलते जाते हैं और डीएनए का निर्माण करते हैं।
जबकि आरएनए में ये सुविधा नहीं होती, केवल एक ही धागा या एक ही स्ट्रैंड होता है, वो लंबाई में घूमता जाता है और ऊपर से बंद हो जाता है, फिर घूम कर आता है। इस तरीके से एक सिंगल स्ट्रैंड संरचना होती है। आरएनए की सेकेंडरी संरचना भी हेलिकल होती है, लेकिन इसमें एक ही सूत्र होता है, एक स्ट्रैंड होता है। इसमें डीऑक्सी की जगह राइबोस शुगर पाई जाती है और एडिनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन की जगह एडिनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन क्षार होते हैं। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए की प्रतिक्रिया पुनरावृत्ति किस प्रकार से होती है? देखो, मूल सूत्र मैंने पहला बनाया है। जब डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होता है, उस वक्त ये प्रक्रिया स्टार्ट होती है। डीएनए का आनुवंशिक गुण पुनरावृत्ति प्रक्रिया के द्वारा समझा जा सकता है। डीएनए की एक द्विसूत्रीय श्रृंखला एक सिरे से खुलना प्रारंभ कर देती है। देखो नीचे से, देखो मूल सूत्र खुल रहा है, खुलता जा रहा है, और साथ ही में उसकी एक पूरक या कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड भी बनती चली जाती है। बॉडी से जितने एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन अपने अपनी तरीके से आते जाते हैं और बढ़ते चले जाते हैं। तो एक सूत्र से एक इसके रूप में बन जाता है, दो सूत्र के रूप में बन जाता है। एक पूरक, एक सूत्री श्रृंखला दूसरी पूरक या कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाती जाती है, और एक सूत्री श्रृंखला पूरक स्ट्रैंड बनाने के लिए टेम्पलेट का काम करती है। जब डीएनए की मूल द्विसूत्री श्रृंखला पूरी तरह खुल जाती है तो एक जैसे दो नए डीएनए अणु बन जाते हैं जो कि पूर्व में थे। नया डीएनए अणु संतति कोशिका डॉटर सेल में स्थानांतरित हो जाता है और एक नए जीवन की शुरुआत हो जाती है। देखो ये मूल सूत्र है जिसको मैंने कह रखा है, एक रेड पेन से और एक ब्लू पेन से बना रखा है। एक स्ट्रैंड है रेड और एक स्ट्रैंड है ब्लू। मूल सूत्र नीचे से खुलना शुरू हुआ, क्लियर है? जैसे खुला, लाल अलग खुला और नीला अलग खुला, तो लाल के साथ तो नीला बनता चला गया, और अगर नीला खुला है तो उसके साथ रेड कलर का नया कॉम्प्लीमेंट्री सूत्र अपने आप, जैसे एक तरफ से खुला है तो एक नाइट्रोजनस बेस जी के रूप में खुला, दूसरे स्ट्रैंड में खुला ए के रूप में, तो जी के साथ एक नया सी साइटोसिन वाला एक नया नाइट्रोजनस बेस जुड़ेगा, एक हमारा राइबोस शुगर जुड़ेगा, और फिर एक फॉस्फेट एस्टर जुड़ेगा। जुड़ के ये पूरी की पूरी एक नया नवीन सूत्र बनाने लगते हैं। नवीन सूत्र एक की जगह कितने बनेंगे? दो, ब्लू के साथ रेड और रेड के साथ ब्लू बनता चला जाता है। देखो ऊपर बन रहा है बीच में, और ये ऊपर की तरफ से खुलता चला जाता है। अंत में हमें दो नए सूत्र मिल जाते हैं। तो एक जो गुणसूत्र है, एक जो सूत्र है डीएनए, वो किस में चला जाता है? हमारी जो नया जीवन शुरुआत हो रही है, संतति है, नई हेरिडिटरी कैरेक्टर को लेकर जो नया संतान होती है, उसके अंदर ये सूत्र चला जाता है। ये डीएनए जो है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कहलाता है। जेनेटिक कोड जो कि जनरली जीन्स में पाए जाते हैं। डीएनए एक आनुवंशिक अथवा वंशानुगत सूचनाओं का भी एक स्टोरेज हाउस है। आप सोचो, पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारे कैरेक्टर्स हैं, हालांकि मैं डिटेल में जाऊंगी, वो कैरेक्टर्स हमारे पुराने पूर्वजों के जो गुण हैं वो हमारे इस पीढ़ी में भी दिखाई दे जाते हैं। कई बार देखा गया कि जेनेटिक गुण जो है वो कुछ रोग जो है या कुछ ऐसे कैरेक्टर्स जो है वो हमको पता है, हालांकि बायो के स्टूडेंट होते हैं, कुछ कैरेक्टर रिसेसिव होते हैं, कुछ कैरेक्टर डोमिनेंट होते हैं। डोमिनेंट कैरेक्टर संतान में दिखाई दे जाते हैं उस पीढ़ी में, और जो रिसेसिव होते हैं वो कैरेक्टर दब जाते हैं, और हो सकता है जो इस पीढ़ी में दबे हैं वो दूसरी पीढ़ी के अंदर डोमिनेंट कैरेक्टर हो जाता है। कई बार क्या होता है, ये देखने को मिला है कि किसी पीढ़ी में, पिछली चार पीढ़ी को अगर हम देखें तो किसी की आंखें नीली थी, पर लगातार जो पीढ़ियाँ बन रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, उनके अंदर नीली आंखें नहीं थी, और अचानक चौथी या पाँचवीं पीढ़ी में किसी बच्चे की नीली आंखें आ जाती हैं। वो क्यों हो जाती है कि वो जो नीले आंखों का गुण था वो तब रिसेसिव था और बाद में जाकर डोमिनेंट कैरेक्टर के रूप में हमारे सामने आ गया। तो इसको बोलते हैं जेनेटिक कोड। डीएनए एक आनुवंशिक अथवा वंशानुगत गुणों का भी स्टोरेज हाउस है। डीएनए अणु के एक खंड में बेस पेयर एक विशिष्ट क्रम में हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं, हमको पता है। उदाहरण के लिए एक जैसे बेस पेयर कैसा है, AT CG TA CG GCG AT AT, ये एक नाइट्रोजनस स्पेस का पेयर का अगर एक कैरेक्टर सपोज नीली आंखों के लिए है, तो लंबे बाणों के लिए अगर कोई कूट है तो वो क्या है, TA GC CG AT TA AT। यानी ये जो क्रम है वो हर कैरेक्टर के लिए निर्धारित होता है।
तो ये एक बेस पेयर जो है वो आनुवंशिक कूट होता है या कोड होता है। क्षार क्रमों का परस्पर संबंध डीएनए अणु में विशिष्ट गुण का निर्धारण करता है, जिसे हम जेनेटिक कोड कहते हैं। डीएनए में क्षार युग्मकों के विशिष्ट क्रम को जीन्स कहते हैं और एक जीन्स में लगभग 1500 क्षार पेयर होते हैं एक जीन्स में। और एक जीन में कितने लगभग कितने जेनेटिक कोड जो होते हैं उनको हम जीन्स कहते हैं और इसके विशेष क्रम को हम जीन्स कहते हैं। और एक जीन में लगभग 1500 क्षार युग्म होते हैं। हर जीन एक विशिष्ट गुण को निर्धारित करता है। तो ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड कहना चाहिए, देखा जाए तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और शरीर को देख के पता नहीं चलता कि हमारे बॉडी में कितने कितने प्रकार के काम चलते रहते हैं। तो ये डीएनए या न्यूक्लिक एसिड हमारी बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, रोल प्ले करता है। इसमें आरएनए प्रोटीन सिंथेसाइज करता है और डीएनए हमारे आनुवंशिक गुणों को और साथ में वंशानुगणित सूचनाएं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जानी है उसका एक स्टोरेज हाउस के रूप में भी काम करता है। थैंक यू।